स्वागत है आपका सारांश में, जहां नॉन फिक्शन किताबों की समरी आप तक लाई जाती है और कोशिश की जाती है कि उस किताब के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो और आप जानकारी के हिसाब से फ़ायदेमंद लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी की दूसरी वीडियोस भी देखें। हम सारांश में बात कर रहे थे निकोलस शेक्सन की लिखी गई किताब ट्रेजर आइलैंड, टैक्स हेवन्स एंड द मैन हु स्टोल द वर्ल्ड की। शेक्सन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के एसोसिएट फेलो भी हैं। किताब के पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किताब में आगे बात होती है इकोनॉमिक्स के अब तक के दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक की, जॉन मेनार्ड केन्स। केन्स एक शानदार इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और स्टॉक ट्रेडर थे। उनकी लिखी गई किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पिछली शताब्दी में लिखी गई इकोनॉमिक्स की सबसे प्रसिद्ध किताब है। केनीशियन इकोनॉमिक्स रिसेशन और डिप्रेशन को समझने के लिए सबसे उत्तम रूपरेखा प्रदान करता है। उनके विचारों को ज़्यादातर कम्युनिज्म और सोशलिज्म से जोड़कर देखा जाता है, पर सारी ज़िंदगी उन्होंने कैपिटलिज्म को बचाने का ही काम किया। केन्स ने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की परिभाषा दी और इनके अंतर से आर्थिक जगत पर होने वाले प्रभावों को बताया। वैसे बेसिक अंतर यही है कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का फ़ायदा ज़्यादा ब्याज दरों में है और वो ब्याज को आय के रूप में देखता है, जबकि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ब्याज की दरें कम चाहता है और ब्याज को लागत के रूप में देखता है। केन्स के ही प्रयासों का परिणाम थी 1944 में हुई ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जहां वर्ल्ड बैंक और IMF की नींव रखी गई। ब्रेटन वुड सिस्टम लागू होने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी, लेकिन पैसे की आवाजाही पर नियंत्रण भी था। उससे बचने के लिए अमेरिकी बैंकर्स ने लंदन का रुख किया और देखते ही देखते लंदन दुनिया के बैंकर्स की मक्का बन गया। ये सब कैसे हुआ? बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ साथ किसने इसमें क्या भूमिका निभाई, इसके पीछे की सारी कहानी किताब में तफसील से दी गई है। वैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करने बैठें तो कई घंटे निकल सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार इतिहास है। सारांश में बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और US के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने मिलकर यूरो मार्केट की नींव रखी। यूरो मार्केट यानी यूरो करेंसी का मार्केट। यूरो करेंसी यानी कि वो करेंसी जो अपने देश के बाहर जमा रहती है और बाहर ही ट्रेड होती है, जैसे यूरो डॉलर वो डॉलर जो US के बाहर जमा हो या दूसरे देशों में ट्रेड होता हो। इसका फ़ायदा ये है कि इस करेंसी में पैसे पर करेंसी के देश के नियम कानून लागू नहीं होते, या कहें कि पूरी तरह अनरेगुलेटेड। इसी तरह ऑफशोर बेरर बॉन्ड्स चलन में आए, जिसके ओनरशिप का कोई लेखा जोखा नहीं होता। यूरो मार्केट की मदद से ही ऑफशोर बहामास, केमन आइलैंड समेत पूरी दुनिया में फैला। आज की तारीख में यूरो मार्केट इतना बड़ा है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने इसके साइज़ का अनुमान लगाना ही बंद कर दिया है। अनरेगुलेटेड ऑफशोर मार्केट इतना प्रॉफिटेबल क्यों है, इसको एक आसान से गणित से समझा जा सकता है। किसी भी देश के बैंक्स को रेगुलेशंस के आधार पर कुल जमा राशि का कुछ % रिजर्व में रखना पड़ता है। हर देश में ये दर अलग है। हिंदुस्तान में पहले शायद ज़्यादा थी, पर अब 3% के करीब है। इसको रिज़र्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए फ्रांस में ये 10% है। लोन पर ब्याज दर 5% है और जमा राशि पर ब्याज 4% है। अब 10% रिज़र्व रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर जमा 100 रुपये पर बैंक 90 रुपये लोन दे सकता है। 5% लोन ब्याज पे 4.5 रुपये कमा सकता है और उसमें से 4 रुपये जमा ब्याज देकर बैंक 50 पैसे लाभ कमा सकता है। लेकिन ऑफशोर यूरो मार्केट में कोई रिजर्व रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से वहाँ का बैंक पूरे 100 के 100 रुपये लोन दे सकता है और हमारे गणित के हिसाब से 1 रुपया लाभ कमा सकता है। इससे हम दो चीज़ें समझ सकते हैं। पहली ये कि रिजर्व रिक्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है बैंकों के ग्राहकों की बचत पूंजी फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ हद तक बचाने के लिए, और दूसरा ये कि इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके बैंक हवा में ही किस तरह पैसे बना सकते हैं। जैसे एक बार जमा हुए 100 रुपये से पहली बार 90 रुपये दिए जा सकते हैं। वहीं 90 रुपये जब किसी और बैंक में जमा होंगे तो उसमें से 81 रुपये दिए जा सकते हैं। और अब आप हिसाब लगाते रहिए कि ऐसा कितनी बार हो सकता है। हालांकि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, नहीं तो हाइपर इन्फ्लेशन का पहाड़ खड़ा हो जाता। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही रहता है। फिर कुछ टैक्स हेवन्स के इतिहास की बात होती है। बताया गया है कि चीन की 1978 के बाद बनी ओपन डोर पॉलिसी के बाद किस तरह हांगकांग एक सीक्रेसी जुरिस्डिक्शन के रूप में पनपा
और लंदन का रिप्रेजेंटेशन वहाँ HSBC बैंक ने संभाला। जी हाँ, नाम द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, लेकिन बैंक ये ब्रिटिश है। इसी तरह सिंगापुर को 1968 में मेनली इंडोनेशियन बिजनेसमैन ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फाइनेंशियल सेंटर बनाया। उसके बाद कई दिलचस्प लोगों की बात होती है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन के क्षेत्र में एक से एक कामयाब और नए नए तरीके खोजे। बहुत सारे लॉज की बात होती है, जैसे केमन आइलैंड का कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप लॉ, जिसके हिसाब से किसी भी तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना और मांगना दोनों ही जुर्म है। ऑयल इंडस्ट्री और क्रूड ऑयल की खरीद फरोख्त के कई उदाहरण दिए गए हैं टैक्स चोरी के। इसके बाद जिक्र मुड़ता है अमेरिका की तरफ। 60 की दहाई के बाद अमेरिका ने निश्चय किया कि अब स्विट्ज़रलैंड को रिप्लेस करना है दुनिया भर का काला पैसा जमा करने में। फ्लोरिडा के मायामी की बात होती है। व्याख्या होती है डेफर्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट की भी। किस तरह बैंक्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाने वाले कानून बनाने के लिए। अगर कहीं कड़े कानून भी हैं तो किस तरह उनके तोड़ निकाले जाते हैं। आर्म्स डीलर विक्टर बाउट, जिसके ऊपर निकोलस केज की फ़िल्म लॉर्ड ऑफ वॉर बनी है, उसकी कहानी भी है। वैसे फ़िल्म भी काफ़ी मज़ेदार है। स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के तरीक़ों में ये अंतर है कि स्विट्ज़रलैंड में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन वहाँ के सीक्रेसी लॉज की वजह से वो बाहर नहीं आती, जबकि अमेरिका में तो शेल कंपनीज़ और बोगस डायरेक्टर्स का ऐसा जाल बनाते हैं कि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन का अता पता ही नहीं होता। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो दुनिया के लिए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स सेट करता है और जो सबको ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डाले रखता है, अमेरिकन स्टेट्स के कॉरपोरेट लॉज उसके स्टैंडर्ड्स को मानते तक नहीं हैं। बात होती है अमेरिकन स्टेट डेलावेयर की, जिसके शहर विल्मिंगटन में कॉरपोरेशन ट्रस्ट सेंटर नाम के दफ्तर में 2,85,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। डेलावेयर कानून के हिसाब से वहाँ रजिस्टर्ड कंपनी का डेलावेयर में कोई एड्रेस होना चाहिए। अगर कोई फिज़िकल ऑफिस नहीं है तो रजिस्टर्ड एजेंट होना चाहिए यहाँ किसी पते पर। तो इस बिल्डिंग में 2,85,000 कंपनीज़ के रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं। ये इकलौता ऑफिस फोर्ड, गूगल, KFC, इंटेल, कोका कोला और इस तरह की लाखों कंपनीज़ का लीगली कॉरपोरेट होम है। इसके बाद विस्तार से बात होती है कि किस तरह टैक्स हेवेंस गरीब मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं। अफ्रीका या मिडिल ईस्ट में सिविल वॉर, सद्दाम हुसैन और किम जोंग जैसे तानाशाहों की ताकत, माफिया राज, आतंकी संगठनों को आर्म्स स्मगलिंग, सबके तार टैक्स हेवेंस से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे किस्सों के बीच एक किस्सा है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल का, जिसकी नींव एक हिंदुस्तानी बैंकर आगा हसन आबेदी ने 1972 में लंदन में रखी। इसके क्लाइंट्स में शामिल थे सद्दाम हुसैन, आतंकी सरगना अबू निदाल, नार्कोस TV सीरीज़ वाले कोलंबियन मेडीन ड्रग कार्टल्स और एशियन हेरोइन वारलॉर्ड खान सा। इस बैंक ने सऊदीज़ को चाइनीज़ मिसाइल और सीरिया को नॉर्थ कोरियन मिसाइल की स्मगलिंग में अच्छी खासी भूमिका निभाई। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार की ड्रग ट्रेडर्स के ट्रांजैक्शन इसी बैंक से होते थे। और फिर जिस इंसान ने जिस तरह इस बैंक के धंधे को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी ही कठिन लड़ाई लड़ी, अपनी जान जोखिम में डालकर, उसका भी जिक्र है। अमेरिकी सरकारी वकील और इन्वेस्टिगेटर जैक ब्लूम। इसके अलावा बहुत सारी कहानियां हैं अफ्रीकी देशों से पैसा बाहर जाने की। काफ़ी सारी स्टडीज़ और रिसर्चेस का भी हवाला दिया गया है सोशल इम्पैक्ट्स को दिखाने के लिए। किस तरह गरीब देशों को दिया गया कर्ज वहाँ के कुछ एक पावरफुल लोगों के ऑफशोर अकाउंट्स में पहुँच जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नकारात्मक भूमिका का भी जिक्र होता है। फिर बात होती है कि ज़्यादातर किस तरह टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड कानून लॉयर्स और बैंकर्स मिलकर बनाते हैं और स्टेट लेजिस्लेशन में लॉबी करके पास करवा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लॉज का स्पेशली जिक्र है, जिनकी वजह से 2007 तक क्रेडिट कार्ड्स का अमेरिकन कंज्यूमर्स पर $1 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्ज था। लाखों लोगों ने क्रेडिट कार्ड की किश्तें चुकाने के लिए घर के ऊपर लोन लिया हुआ था। और फिर तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की कहानी सबको पता ही है। बिग 4 ऑडिटर्स PwC, KPMG, डेलॉयट और E&Y के भी काले और सफ़ेद कारनामों का ब्यौरा है। टैक्सेशन के 4 R's और टैक्स चोरी से उन पर पड़ने वाले असर को भी समझाया गया है। ये R's हैं रेवेन्यू,
रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रेजेंटेशन और रीप्राइजिंग। ब्रिटेन के डोमिसाइल लॉ की भी बात होती है, जिसके तहत विदेशी नागरिक यानी जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है वो सिर्फ अपनी उस इनकम पर टैक्स देते हैं जो ब्रिटेन में की गई है। बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया है जो इस कानून का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ हिंदुस्तानी बिजनेसमैन और आर्कलर मित्तल के मालिक लक्ष्मी मित्तल का भी नाम आया है, जो सिर्फ रहते लंदन में हैं और कारोबार सारा दूसरे देशों में होता है। अंत में आते आते इस स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय भी सुझाए गए हैं कि सरकारों और पॉलिसी मेकर्स को किस तरह काम करना चाहिए। अप्रैल 2016 में हुए पैनामा पेपर्स लीक शायद आपको याद हो, जिसमें 80 देशों के 350 जर्नलिस्ट ने ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के नीचे 2600 GB डेटा खंगाला और 2 लाख शेल कंपनीज, हजारों ट्रस्ट और लाखों इलीगल ट्रांजैक्शंस का पर्दाफाश किया। उसमें आपको याद हो तो कई हिंदुस्तानी हस्तियों के नाम भी थे। यूरोप के कई देशों में उसके बाद कार्रवाई हुई, जैसे आइसलैंड के PM को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा, लेकिन एशिया के देश में किसी एक्शन की कोई खबर नहीं आई। खैर, उस पैनामा लीक्स के डिटेल्ड ब्यौरे के साथ हमारी किताब की इतिश्री होती है। ये एक ज़बरदस्त किताब है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि फ़िलहाल आप क्या पढ़ रहे हैं या किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। अगले सारांश तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।